बैंकिंग सेक्टर में बर्बादियों की दास्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबको पहले से पता था कि यस बैंक क्राइसिस में है। क्राइसिस लगातार 3 सालों में बढ़ती जा रही थी। फाइनली काफ़ी देर से आरबीआई ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। 1 महीने का मॉरिटोरियम लगा दिया। डिपॉजिटर्स पैनिक में आ गए क्योंकि अब वो सिर्फ 50,000 रुपये विड्रॉ कर पाएंगे जब तक ये मॉरिटोरियम हटता नहीं है। जो सेविंग बैंक अकाउंट का नंबर है वो करीबन 29 लाख कस्टमर्स हैं। मैं रिटेल डिपॉजिटर्स की बात कर रहा हूं जो आज पैनिक में आ गए, ब्रांचेस में चले गए और वो पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। खतरा ये है कि जब मॉरिटोरियम हटेगा तो उसके बाद भी रेस्क्यू प्लान के बावजूद डिपॉजिटरों को भरोसा कितना रहेगा इस बैंक पे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सरकार और आरबीआई मिलकर के रेस्क्यू प्लान बना रही है, उसमें हेडलाइन ये है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें 49% की इक्विटी लेगा। जिस कीमत पर लेगा उसका मतलब ये होगा कि उसको करीबन 5,000 करोड़ रुपए ₹2 के शेयर के हिसाब से डालने पड़ेंगे। लेकिन और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करना होगा। करीब 12,000 करोड़ रुपए एसबीआई डालेगा यस बैंक को काम चलाऊ बना के रखने के लिए। यस बैंक की बैलेंस शीट बहुत बड़ी है, करीबन 2,40,000 करोड़ रुपए की है और इसको ढंग से चलाने के लिए करीबन 30,000 करोड़ रुपयों की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल अगला जिसका जवाब हमको चाहिए होगा कि एसबीआई 12,000 करोड़ डालेगा, बाकी पैसे कहां से आएंगे। तो एसबीआई की कोशिश ये होगी कि जब बैंक अब उसके पास आ गया, उसने इन्वेस्टर के तौर पर उसका कब्जा कर लिया, तो वो विश्वास कायम करेगा लोगों में। फिर शेयर के भाव बढ़ेंगे, फिर किसी और भाव पे वो शेयर बेचेगा और दूसरे लोगों से पैसा लाएगा और अपनी इक्विटी को घटा करके 26% पर कर लेगा। सरकार ने भी कहा है कि इस रेस्क्यू प्लान में वो आरबीआई के साथ पूरी तरह से बातचीत करके इसको दुरुस्त करने में लगी हुई है। डिपॉजिटर्स को किसी भी तरीके से अपने पैसे के नुकसान को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये होता भी है कि बैंक को कभी बड़े बैंक को खास करके फेल नहीं होने दिया जाता। ये भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का 5वां सबसे बड़ा बैंक था। बड़ी शानदार बैलेंस शीट थी। रिस्की लोन देने का इनका धंधा था। ऊंचा ब्याज रेट लेते थे और ऊंचा ब्याज रेट देते भी थे डिपॉजिटर्स को। और उस कारण से आज वित्त मंत्री ने खुद बताया कि रिलायंस, एसआर, एसएल, अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस से मतलब अनिल अंबानी ग्रुप, कॉक्स एंड किंग, कैफे कॉफी डे, डीएचएफएल, इस तरह के लोगों को पैसा दिया जहां जाकर के पैसा इनका डूब गया। और एनपीए के नंबर जो अभी पब्लिक में मालूम है वो करीबन 8% का है। लेकिन इनका क्वार्टरली रिजल्ट लेट हो गया, इस बार रिजल्ट टाइम पर नहीं आया है और लोगों को डर है कि ये एनपीए, अब चूंकि आरबीआई फोर्स कर रहा था पिछले कुछ समय से कि आप पूरा डिस्क्लोज करिए और ये डिस्क्लोज कर नहीं रहे थे, तो करीबन 30 से 40,000 करोड़ रुपए का एनपीए इसका आ सकता है। और ये खबर अगर बाहर आती तो बैंक और डूब जाता, सिस्टमिक रिस्क पैदा हो जाते। तो आरबीआई सही कदम लेकर के आया, लेकिन लेट से लेकर के आया। आरबीआई ने इसकी जांच की लेकिन देर से की। बॉम्बे में सब लोग ये बात 4-5 साल से करते थे कि ये कमाल का बैंक है, इतना हाई प्रोफाइल बैंक है, हर बार इसको मुनाफा होता है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल लोगों को समझ में नहीं आता था। सिंपल सी बात थी कि यारबाजों के बीच में, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त लोग होते थे, उनके बीच में लोन लेने और देने का धंधा राणा कपूर के नेतृत्व में होता था। और जब राणा कपूर सबकी नज़र चढ़ गए तो उनको 2018 की जनवरी तक का टर्म पूरा करने के बाद निकाल दिया गया। उनको दरअसल एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले निकाला जाना चाहिए था, लेकिन उसमें देर हो गई। इसी कारण से ये क्राइसिस लगातार बढ़ती चली गई। ये डर सबको मालूम था कि ये बैंक एक न एक दिन बहुत क्राइसिस में फंसने जा रहा है। और आरबीआई ने इसमें थोड़ा देर से जो एक्शन लिया, उसके सामने एक ऑप्शन था, वो था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जिसको बोलते हैं, वो ले लेते, निगरानी शुरू कर देते कि लोन किसको दोगे नहीं दोगे ये हम देख करके बताएंगे। लेकिन आरबीआई ने उस वक्त वो काम नहीं किया। अगर ये 6 महीने पहले हो जाता तो अच्छा रहता। उसकी वजह ये थी कि जब नया मैनेजमेंट आया, नए सीईओ आए, तो उनको लगा कि कोई आ जाएगा इन्वेस्टर, पैसे लगा देगा। खबरें आती रहीं कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, लेकिन कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया और नए मैनेजमेंट में भी एनपीए का पूरा डिस्क्लोजर नहीं आ रहा था, तो आरबीआई ने कहा कि अब बिल्कुल पानी जो है गले तक आ गया है और अगर अब हमने ट्रिगर नहीं यहाँ पर पुल किया तो क्राइसिस बड़ी हो जाएगी। इसीलिए सरकार और आरबीआई ने मिल करके अब कहा है कि मॉरिटोरियम के बाद एसबीआई अब इसका एक प्रकार से संकट मोचक बनेगा। और बाद में देखना ये होगा कि कैसा बोर्ड बनाते हैं, कौन सीईओ बनता है। मौजूदा सीईओ का जाना भी तय है, नया सीईओ कोई आएगा और वो कितना कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ
तो आम डिपॉजिटर जो है अभी भी अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में रखना बेहतर समझेगा। इसीलिए मैसेज ये देने की कोशिश की जाएगी, अब तो ये एसबीआई की सब्सिडरी हो गई, तो आप यहाँ पैसा रखे रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बैंक के बारे में एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि डिजिटल प्ले में पेमेंट बैंकिंग को चलाने में इस बैंक ने ठीक ठाक काम किया। हालांकि आज फ़ोन पे जैसे प्लेटफॉर्म के पेमेंट डिसरप्ट हो गए, इसकी वजह से इनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल बंद हो गया, चूंकि 1 महीने का मॉरिटोरियम है तो वो होना ही था। तो डिजिटल एसेट में कुछ लोग कहते हैं कि इनका एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल इन्होंने ठीक ठाक डेवलप किया था, लेकिन नया मैनेजमेंट भी आके संभाल नहीं पाया, तो हालात यहाँ तक बिगड़ गए। ये हालात कब आए हैं? जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी मंदी में है, जब दुनिया भर में मंदी है, कोरोना वायरस और मंदी को थोड़ा स्लोडाउन को और बढ़ाएगा। ऐसे में आईएलएफएस से हम अपना हाथ जला चुके थे, डीएचएफएल से हम हाथ जला चुके थे, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक डूब चुका था, उसमें भी रन हो गया बैंक पर, तो वहां पर भी सरकार ने रेस्क्यू करने का काम किया। आरबीआई का क्या कहना था कि कोऑपरेटिव बैंक को हम पूरी तरह से मॉनिटर नहीं करते, ये हमारा काम नहीं है। एनबीएफसी में भी हमारा रोल मिक्स है। सरकार के बैंकों में दिक्कत यह है कि पीएसयू बैंक की असली मालिक तो सरकार होती है। प्राइवेट बैंकों में भी आरबीआई का रेगुलेशन जो है वो एक लिमिट तक चलता है। जिस प्राइवेट सेक्टर बैंकों की अच्छी कहानियां हम देखते थे, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई जैसी कहानियां, उसके सामने यस बैंक एक नया स्टार आया और इस तरह से डूबा जिसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक लोगों के सामने नहीं है। ये चर्चाएं आम थी कि रिस्की लोन है, कैसे देते हैं, बहुत सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है और इसमें थोड़ा सा कुछ जांच होनी चाहिए, लेकिन आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कभी कुछ पकड़ में नहीं आता था। बहुत लोग तो अभी ये भी कहते हैं कि दरअसल इसमें कुछ गुनाह भी हुए हैं, क्रिमिनलिटी भी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी आरबीआई और सरकार का फोकस चूंकि विश्वास कायम करना है, डिपॉजिटर्स को विश्वास दिलाना है, तो अभी इसकी कोई ऐसी सीरियस जांच हो ऐसा हमको लगता नहीं है। तो जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि आईएलएफएस की क्राइसिस को बचाने का क्या तरीका हो सकता था कि जितने रॉन्ग डूअर थे उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन अगर उस वक्त 25,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन कर देते तो जो उसका एक बड़ा कंटेजियन हुआ, बाकी एनबीएफसी पर फर्क पड़ा, वो नहीं पड़ता। आईएलएफएस के बाद डीएचएफएल का भी यही हुआ। अब जब चूंकि येस बैंक बहुत बड़ा था तो अब इसको फेल तो नहीं होने दे सकते थे और आपको डिपॉजिटर की मदद करनी ही थी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आप इसको पहले कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। इस नौबत के आने का क्या मतलब है? आज जिस प्रकार से अनाउंसमेंट हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए सारे बैंकिंग सेक्टर के शेयर में लोगों के स्वाहा हो गए। एसबीआई का खुद का शेयर जो इस बैंक को लेने जा रहा है आज टूट करके गिर गया, और ये जो येस बैंक का शेयर था वो तो बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ पड़ा है। एक समय में था 1400 करोड़ का शेयर, तो जब किसी एक ब्रोकरेज ने रिपोर्ट निकाली कि ये तो घट करके 500 रुपए भी इसका भाव नहीं होना चाहिए और नीचे चले जाना चाहिए, तो येस बैंक ने उन पर कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि उनका ये जो वार्निंग थी बिल्कुल सही थी। इसीलिए दरअसल आप गलती देखें किसकी है, जिम्मेदार कौन है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, नज़र नहीं रखी गई। फिर रेगुलेटर की दिक्कत है कि उसने भी अपनी सख्ती नहीं दिखाई, और इन सब में वो शेयर होल्डर, वो इन्वेस्टर जिन्होंने इस बैंक में पैसा लगाया था, और इस वक्त बदकिस्मती से 62% जो है ओनरशिप वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में है, यानी कि शेयर बाजार से जिन लोगों ने शेयर उठा के रखे हैं वो उसके मालिक हैं, जिनका कोई से नहीं है। तो शेयर होल्डर्स का पैसा डूबना चाहिए था, जिन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड लिए इनके, उनको भी तकलीफ आ सकती थी। डिपॉजिटर को बचा लिया आपने, ठीक किया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की अगर आप बात देखें तो मैनेजमेंट से लेके, शेयर होल्डर से लेकर के, इन्वेस्टर से लेकर के, रेगुलेटर से लेकर के भारत सरकार तक जाती है। आप कह सकते हैं कि ये अब एक्शन हो गया, देर हुआ होगा लेकिन ठीक से मैनेज हो गया। दरअसल बैंकिंग का नियम होता है कि स्विफ्ट एक्शन हो, सीवियर एक्शन हो। यहां पर एक्शन डिलेड हुआ है, थोड़ा इनएडिक्वेट हुआ है, इससे बेहतर काम किया जा सकता था। लेकिन सरकार एक तरफ ये भी नहीं दिखाना चाहती कि वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक को मदद करने के लिए जा रही है, लेकिन अब चूंकि पानी गले तक चला गया तो उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अगर ये बैंक फेल होता तो भारत की रेटिंग पर असर पड़ता, ऑलरेडी आप स्लो डाउन में हैं, तो इसलिए मजबूरी में आकर के ये कदम एक तरीके से उठाया गया है। हम सिर्फ अब कामना कर सकते हैं कि एसबीआई के लेने के बाद अब इस बैंक पर लोगों का भरोसा जागे, बैंक फिर से प्रोफेशनल ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से चलने के रास्ते पर आए। लेकिन ये कोई क्राइसिस एक खत्म नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि कुछ और बैंक हैं, उनकी बैलेंस शीट में भी ये स्ट्रेस है। एक और आंकड़ा दे देना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स तो होती है हिंदुस्तान में। अब सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा है कि ये यूपीए का किया हुआ था,
उसके जवाब में चिदम्बरम साहब ने एक डेटा दिया है और वो डेटा बड़ा सिंपल है। उनका कहना है कि 2017 में इसकी बैलेंस शीट पर कर्जा था दिया हुआ लोगों का 1,40,000 करोड़ रुपए। 2017 से 18 जब सामने आ गई थी बात की बैंक में क्राइसिस है, एनपीए ज्यादा है, ये बता कम रहे हैं, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है, तब अब बढ़ करके हो गया है 2.5 लाख 2.40 लाख करोड़। 1,40,000 करोड़ से 2,40,000 करोड़ की इनकी लोन बुक हो गई है। ये 2017 से 18 में हुआ है। चिदम्बरम साहब का कहना है कि यूपीए के वक्त में 50,000 करोड़ रुपए का इनका लोन बुक था, लेकिन अभी वित्त मंत्री कह रही हैं कि नहीं, ये तो बैंक को वो लोग चला रहे थे, ये सब यूपीए के समय का किया धरा है, जो सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर थे उनको पता नहीं था कि क्या करना है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये बात सच है कि इनका एनपीए इन 5 सालों में बढ़ा है और वो एनपीए गया है कैसी कंपनियों में, मैंने आपको नाम बताए, और वहां पर जाकर के वो पैसे डूब गए। कोलैटरल लेने के बाद भी जब कंपनी डूब गई तो आप उससे वसूल क्या करेंगे। यहां पर आकर के ये एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हुआ। बैंकिंग सेक्टर का मेस इंशाअल्लाह यह ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा अभी लगता नहीं है। और बैंकिंग सेक्टर के मेस का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी को फिर से चोक कर देना। जो पैसा चाहिए, जो लिक्विड चाहिए, जो क्रेडिट लेन देन होना चाहिए, वो सब का सब ठप है। आपने कितना भी रिकैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद भी आपके पब्लिक सेक्टर की वैल्यूएशन आज काफ़ी नीचे है। प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है जिसमें कि आपके पीएसयू बैंक 3-4 समा जाएं। और ऐसे में सरकार को दरअसल आप कहिएगा कि टेकअवे क्या है, बड़ी बात क्या है, वो सिर्फ एक है। सरकार को पीएसयू सेक्टर की बैंकिंग हो या पीएसयू के दूसरे धंधे हों, सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को, स्ट्रेटेजिक चीज़ों को छोड़ करके सबसे बाहर निकलना चाहिए। जितना देर करेंगे ये काम उतना ही देश के हित के खिलाफ होगा। नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेशनलिज्म ये होगा कि ये सरकार बहादुर नाम की जो चीज़ होती है पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सबसे पहले एक पॉलिटिकल विल दिखाए और कहे कि पीएसयू के धंधे से हम बाहर निकलते हैं।